प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 10 जो कि है आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन समतल सतह पर, उसके एक वीडियो हमने पहले बना चुका है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एकदम सीक्वेंस के साथ, सहज सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। देखिए, परावर्तन तथा अपवर्तन ये क्या है, हमने लॉजिकली हमने इसको समझ चुका है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। उसी के आधार पर हम आज पढ़ेंगे समतल दर्पण के घुमाने पर परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण क्या है कि एक सीधा सीधा ऐसा समतल सतह होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था इसके पहले वीडियो में। उसमें अगर एक भाग में हम पॉलिश कर दें किसी समतल सतह के, एक ऐसा सतह हो जो कि क्या हो, परावर्तक हो, इसको हम कहते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और इसको कहते हैं पॉलिश सतह। तो देखिए, अगर हमें समतल दर्पण की परिभाषा बनानी हुई तो हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि ऐसा दर्पण जो कि क्या हो, जिस पर एक तरफ क्या हो, परावर्तक सतह हो और दूसरी तरफ पॉलिश सतह हो, और वह एक क्या हो, सीधा हो, चिकना हो, सपाट हो, तो वह क्या कहलाता है, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका जो एकदम सीधा हो और एक तरफ परावर्तक सतह हो और दूसरी तरफ पॉलिश सतह हो, तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो हमारा जो टॉपिक है कि इसको जब घुमाएंगे, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जब इस पे कोई भी किरण आती है, कोई भी किरण आती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये कोई आपतित किरण आ रही है और जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण इस पर आ रही है और इस आपतन बिंदु पर एक सीधी सीधी रेखा अगर बनाई जाए, सीधी सीधी रेखा कहने का मतलब इससे अगर 90 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जाए तो वह क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो यहां हमने 90 डिग्री पर एक रेखा खींच दी, तो यह क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो देखिए, ये कोण आपतित किरण यहां से आई और इधर पॉलिश किया हुआ है, तो ये किरण इस तरफ तो जा नहीं सकती, तो यहां से क्या करेगी, यह इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इसको जो लौटती है किरण उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इस प्रकार का एक आरेख आपका बन रहा है कि एक किरण आ रही है, आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात पुनः जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, ये जो कोण आपका बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है वह कोण I कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वह कोण R यानी आपतन परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका एक समतल दर्पण हुआ और इसमें प्रकाश की एक घटना हुई। अब हमें यह दिखाना है कि इस समतल दर्पण को अगर हम घुमा देते हैं, इस समतल दर्पण को घुमा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, किसमें, परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पे हम इसको समझने के लिए हम मान ले रहे हैं, यहां पे हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि कोण I बराबर होता है कोण R के, कोण I बराबर होता है कोण R के। तो यहां अगर हम मान लेते हैं कि एक किरण ऐसी आई है जिसका मान कितना है, 52 अंश है, कितना है, 52 अंश है। तो यानी कि कहने का मतलब कि कोण I बराबर भी आपका 52 अंश है और कोण R भी आपका यहां पे क्या है, 52 अंश है। यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों कोण आपका क्या है, 52 अंश का है। यानी कि ये भी आपका कितना है, 52, और यह भी कितना है आपका 52। अब देखिए, इसको जब हम थोड़ा सा घुमाते हैं, इसका चित्र पहले हम बना लेते हैं फिर आपको समझाएंगे।
तो यहां पे देखिए ये दूसरे वाले चित्र में हमने क्या किया है कि जो समतल दर्पण पहले ऐसे रखा हुआ था, उस समतल दर्पण को 35 डिग्री 35 अंश हमने और क्या किया, इसको घुमा दिया। तो देखिए जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, यह इस दर्पण की जो पहले वाली स्थिति थी उस दर्पण का यह क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब देखिए इसको घुमाने पर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है जिससे प्रकाश की किरण आ रही है वह P तो आपका वही है जो कि इसमें सेम है, तो P तो वही है, लेकिन इसमें बदलेगा क्या कि जो आपका अभिलंब ऐसे जब ये दर्पण रखा हुआ था तो अभिलंब ऐसे था, क्योंकि अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है यानी 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो ऐसे दर्पण रखा हुआ था उसका अभिलंब इस प्रकार से था और वह कितने अंश का कोण बना रहा था, 90 डिग्री का। अब यह जब इस इधर से ऐसे जब ऐसे परिवर्तित कर दिया गया तो अभिलंब फिर भी कैसे रहेगा, इससे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसको घुमा करके हमने यहां कर दिया, तो जो अभिलंब पहले यहां था वह अभिलंब अब यहां आ चुका है, जो आप डॉटेड वाली लाइन देख रहे हैं। तो यह अभिलंब बदल चुका है और हम जानते हैं कि जो किरण परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जो परावर्तन जब भी होता है तो जितने कोण पर जो किरण आती है उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। तो अगर यह किरण इतने कोण पर आई है तो इतने ही कोण पर यह क्या करेगी, वापस चली जाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि इसमें और इस नए वाले चित्र में अंतर क्या है। अब इससे अगर हम यहां पे निकालें नए अभिलंब का अगर आपतन कोण निकालें तो यहां से लिखेंगे हम कि नए अभिलंब का आपतन कोण। तो नए अभिलंब का अगर आपतन कोण यानी इस वाले I का मान निकालें तो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ इसी में है कि ये वाला पहले यहां से इस अभिलंब से यहां तक, इस अभिलंब से यहां तक कितने अंश का कोण बन रहा था, 52 अंश का। इसको हमने कितना घुमाया है, 35, यानी इस अभिलंब से यह अभिलंब यानी कि ये वाला कोण कितना है, 35 अंश है। हमें किसका निकालना है, I, यानी ये बड़ा वाला कोण कितना है, 52 है, और ये छोटा वाला कोण कितना है, 35 है। तो इस बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले को निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, इतना बचेगा, ये वाला। हमें वही तो ज्ञात करना है I का मान। अगर इस बड़े वाले कोण में से अगर इसको हम निकाल देते हैं, इसको घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको अगर निकाल दें, इस 35 को निकाल दें तो ये बचेगा, यानी कि कोण I का मान कितना है, यहाँ 52 अंश। कोण I का मान कितना है, 52 अंश। तो कोण I माइनस का और ये छोटा वाला कोण कितना है, 35, यानी कोण I का मान कितना है, 52 अंश। 52 अंश माइनस 35 अंश बराबर इसमें से घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 अंश। अब अगर हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम हम जानते हैं कि कोण I बराबर होता है कोण R के, यानी कि यह तो दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे, 17 अंश के। कोण I भी 17 अंश का, कोण R भी 17 अंश का, क्योंकि कोण I आपतन कोण कितना है, 17 अंश। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, आपके 17 अंश के हो जाएंगे। अब देखिए इसकी जो परावर्तित किरण थी वह क्या थी, कितने अंश की थी, वह भी आपकी थी 52 अंश की। हमें निकालना क्या है कि इसको 35 डिग्री पे हमने घुमाया तो इस परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण में क्या अंतर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। 35 डिग्री पर इस दर्पण को अगर घुमाया तो ये क्या है आपकी, इस दर्पण की परावर्तित किरण है, तो इस दर्पण की परावर्तित किरण और घुमाने के पश्चात परावर्तित किरण ये है, तो घुमाने के पश्चात परावर्तित किरण ये है, तो घुमाने के पश्चात परावर्तित किरण और घुमाने के पहले परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह चीज हमको ज्ञात करना है। यानी ये हमारा क्या नाम था, यहां पे ये Q था और अभी वाले को इसको हम P रहने देते हैं और इसको Q डैश दे देते हैं नाम। तो अगर इसका अंतर हम देखें तो अंतर देखा जाए अगर, तो यहां से देखिए क्या क्या बन रहा है आपका, तो इसका कोण क्या है आपका, इसका कोण है QOR। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कोण QOR तथा इसका कोण क्या है, इसका कोण क्या है, Q डैश O और R डैश, Q डैश O और R डैश। इसमें अंतर में
अंतर। तो अंतर का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है कि पहले ये जो 52 अंश था, अब इसके बीच में अंतर यानी ये वाला अंतर कितने का रहा, तो कितने का अंतर रहा, यहां से यहां तक आपका था 52 और यहां से यहां तक 52 और यहां से यहां तक 35। अब हमें इस कोण और इस कोण में अंतर देखना है, ये वाला कोण R और ये वाला कोण R में अंतर यानी ये वाला अंतर देखना है। तो ये आपका 52 है और ये पूरा 35 है, तो ये वाला अंतर चाहिए, तो ये पूरा 35 नहीं चाहिए, R को निकाल देना है इसमें से, ये वाला अंतर चाहिए, तो इतना आपका 52 है, तो ये आपका 52 हो जाएगा और यहां से यहां तक कितना है 35 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 35 और इसमें से हमें ये R नहीं चाहिए, अंतर चाहिए यानी इतना चाहिए, तो इसमें से R को हम क्या करेंगे निकाल देंगे और R का मान कितना निकला है 17, तो 17 को निकाल देंगे, तो यहां से 52 प्लस 35 माइनस 17, इसको अगर निकाला जाएगा तो 70 अंश आ रहा है। अब देखिए इसमें से एक यह जो आपका ये जो डेरिवेशन है, ये जो सवाल है, ये जो आपका सूत्र है, यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर आता है कि समतल दर्पण को अगर हम यहाँ पे 35 डिग्री हम जो लिए हैं कुछ अलग दे देगा मान और बोलेगा कि किसी भी समतल दर्पण को इतना घुमाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पे 35 डिग्री हमने घुमाया तो उसके परावर्तन कोण में परावर्तित किरण में कितने का प्रभाव पड़ा 70 और 35 दुना कितना होता है 70, अर्थात यहां से स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। यदि स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि 35 डिग्री पे घुमाया गया तो ये कितना हो गया 70, यानी कि अगर थीटा कोण पर इसको घुमाया जाए तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा परावर्तित किरण, क्योंकि 35 से घुमाया गया तो 70, 15 पे घुमाया गया होता तो 30 होता, 45 पे घुमाया गया होता तो 90 होता। तो यहां से ये बात आपकी प्रूफ होती है। तो इस तरह से हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होता है। तो यहां पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो दर्पण यहां पे रखा था और जो अभिलंब आपका इस प्रकार से था, सारा कुछ यही है, ये 52 अंश है, ये भी 52 अंश है। इस दर्पण को हमने क्या किया, थोड़ा सा यहां घुमाया, तो इसको घुमाने से अभिलंब भी इसके साथ साथ घूम गया, तो अभिलंब ये हो गया। आपतित किरण आपकी वही रही, किरण P का मान आपका वही रहा, P आपका वही रहा, तो P वही रहा और अभिलंब आपका बदल गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच अब कोण बदल गया, तो ये कोण जितने कोण पे जो किरण आती है उतना ही कोण पे वापस चली जाती है। हम ये अच्छे से भली भांति पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जिस कोण पर जो किरण आती है उसी कोण पर वापस चली जाती है। तो इसलिए ये आपतन कोण है, तो ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। इसमें से हमें देखिए क्या निकालना था कि इसको घुमाने पर उसमें अंतर कितने का आ रहा है, यानी कि ये वाला परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण में अंतर कितने का आ रहा है, इसको हमको सिद्ध करना था। तो देखिए ये आपका 52 है और ये आपका 35 है, लेकिन ये 35 पूरा हमें नहीं चाहिए, ये R नहीं चाहिए, हमें इतना ही बस चाहिए। तो ये 52 प्लस 35 और इसमें से R नहीं चाहिए, तो R को हमने क्या किया, यहां पे माइनस कर दिया, तो कितना आया 70। जहां से है यह स्पष्ट हुआ कि अगर इसको थीटा कोण पे घुमाया जाएगा तो इसका जस्ट डबल परिवर्तन होगा। 35 पे घुमाया जा रहा है तो 70 होगा, 15 पे घुमाया जाएगा 30 होगा, 20 पे घुमाया जाएगा तो 40 होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का यानी छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज को हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक हम समतल दर्पण बनाते हैं। इस तरह से आपका क्या है, एक समतल दर्पण है और हम जानते हैं कि समतल दर्पण वह होता है जो कि एकदम एक सीधा होता है, चिकनी सतह होती है और उस पे एक साइड में आपका पॉलिश किया गया होता है और दूसरी सतह में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। तो ये इस तरफ इसके इस साइड में आपका है परावर्तक पृष्ठ है और इस साइड में आपका है पॉलिश सतह है।
अब इस दर्पण के सामने यहां पे कहीं पे आपकी रखी हुई है एक बिंदु वस्तु, यानी कि एक छोटी सी वस्तु रखी गई होती है। तो आप देखते हैं कि अगर कोई शीशा लगा हुआ है, उसके सामने अगर आप जाके खड़े होते हैं तो वहां आपके पीछे जो दीवार पे अगर चित्र है तो वह चित्र आपके शीशे में दिखाई देता है। तो वह चित्र कैसे दिखाई देता है, यह चीज हम आज इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो देखिए, अगर कोई वस्तु यहां पे पड़ी हुई है तो सबसे पहले काम क्या होता है कि जब जैसे मान लेते हैं कि हम यहां पर जाकर के खड़े हो गए, अपनी दो दो आंखें लेकर के यहां पे जाकर के शीशे के सामने एकदम एग्जैक्टली खड़े हो गए, और ये वस्तु जो है शीशे के पीछे रखी हुई है। ये वस्तु कहां रखी हुई है? शीशे के पीछे। तो सबसे पहले इस वस्तु से कोई एक किरण आएगी। क्या करेगी? किरण आएगी। इस वस्तु से कोई एक किरण आएगी और इस शीशे पे पड़ेगी, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश हमारा जो चारों तरफ फैला हुआ है, इस वस्तु से होकर के एक किरण आएगी और यह किरण सीधा सीधा कहां पे चली जाएगी? इसको थोड़ा सा अगर हम जूम कर दें, बड़ा करके बनाएं अपनी आंख को, यहां पे मान लेते हैं दर्पण के सामने हम थोड़ा सा खड़े होते हैं, सर को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है। यहां पे हमारी क्या है? आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं यहां पे हमारी। यहां पे थोड़ी छोटी सी जो पुतली होती है वह पुतली है। तो ये हमारी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो यहां से जब कोई प्रकाश जो हमारा श्वेत प्रकाश है इस वस्तु से होकर के गुजरेगा और दर्पण पर पड़ेगा, और यह प्रकाश दर्पण के उस साइड तो जा नहीं सकता, क्योंकि दर्पण के इस साइड में क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। तो ये प्रकाश लौटेगा और सीधा सीधा कहां पड़ेगा? हमारी आंखों पर पड़ेगा, इस प्रकार से। तो यानी कि ये किरण जो आ रही है, यहां पे क्या हो रहा है? परावर्तन। यहां पे क्या हो रहा है? परावर्तन। और दूसरा चीज कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कम से कम दो किरणें उससे होकर के गुजारनी पड़ती है। तो एक किरण तो ये हो गई, दूसरी किरण जो आएगी इस तरह से इस पर पड़ेगी और फिर से यह कहां चली आएगी? हमारी आंखों के पास। ठीक उसी प्रकार से अगर इसकी और बना लें तो ये किरण यहां पे आई और यह कहां पे पहुंच गई? हमारी आंखों के पास। तो इस तरह से आ गई ये किरण। अब इसमें देखिए किरण आ गई। यहां पे कोई भी किरण, प्रतिबिंब कब बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनता है कि जैसे जहां पे दो किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार कि जो किरणें आ रही हैं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वही क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहां पे कोई किरण काट रही है, यहां पे आप कहेंगे काट रही है, यहां पे किरण नहीं काट रही है, क्योंकि ये किरण अलग है और ये किरण ये अलग है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, और जहां पे मिलती हैं, जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए अगर वास्तव में एक किरण दूसरे किरण को काटती है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, और अगर वास्तव में नहीं काटती हैं उसको जबरदस्ती कटाना पड़ता है। जैसे यहां पे हमें करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती हम कैसे कटाएंगे कि जो किरण आ रही है, देखिए जैसे इस आंख से ये किरण इस तरह से जा रही है और ये वाली किरण इस तरह से कुछ जा रही है और ये वाली किरण इस तरह से कुछ जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों किरणें यहां पर आकर के मिल रही हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे, दर्पण से दूर। जैसे आप देखते होंगे कि शीशे के जब सामने आप खड़े होते हैं तो उसमें जो आपका चित्र बनता है, आपका प्रतिबिंब जो बनता है, वह शीशे से कुछ अंदर लगता है, ऐसे कि शीशे के अंदर घुसा हुआ है, शीशे से कुछ दूरी पर आपका प्रतिबिंब है, शीशे से कुछ आगे प्रतिबिंब है। तो यहां उसी प्रकार का कंडीशन है कि ये वस्तु आपकी रखी हुई है छोटी सी, यहां आप अपनी आंखों से दर्पण में उसका अगर चित्र देखते हैं तो दर्पण से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे आपको प्रतिबिंब ऐसा लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के अंदर थोड़ा सा अंदर घुस करके है। तो वही प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है, यही आपका वस्तु का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब कैसा है? अगर प्रतिबिंब की प्रकृति देखें, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है? वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। इसको हमने डाटेड के रूप में मिलाया है, जबरदस्ती मिलाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक किरण यहां आ रही है, एक किरण यहां आ रही है, एक किरण यहां आ रही है। तो तीनों किरणों को अगर हम इसको अगर सीधे सीधे ले जाएं, इसका अगर ड्रा करते हुए सीधे सीधे ले जाएं, जैसे किरण आ रही है हमारी आंखों से, तो वह तीनों यहां पर मिल रही हैं। और जहां पे दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के
पश्चात मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, अपवर्तन नहीं, परावर्तन। तो जहां पे दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहां पे आप कहेंगे कि यहां पे तो सर ये मिल रही है, यहां पे ये मिल रही है, तो देखिए ये किरण आपतित किरण है और परावर्तित किरण ये है। तो आपतित किरण और परावर्तित, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसकी आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरणें आपस में मिलनी चाहिए। एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है। तीनों परावर्तित किरणें क्या कहीं पे मिल रही हैं? क्या नहीं, ना तो यहां पे मिल रही है यहां पे, ना तो यहां पे। ये किरण अलग है, ये किरण अलग है, ये और ये किरण अलग है। तो जहां पे परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसकी प्रकृति कैसी है? देखिए अगर वास्तव में मिलती तो इसकी प्रकृति कैसी होती? वास्तविक। और ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इसको जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आपका आभासी बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु के समान, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी वस्तु यहां पे दिख रही है, जितनी भी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी वस्तु यहां पे दिखेगी। तो इस तरह से आपका समतल दर्पण से किसी भी छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से आपका निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बात आपको समझने की जरूरत है, मैं बार बार आपको प्रेशर कर रहा हूं कि हमेशा 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 प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो किरणें होकर के गुजारनी होती है, दो या दो से अधिक। और दो किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तित किरणें, दो किरणें जहां पे आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर इसको जबरदस्ती बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और इसकी स्थिति कहां है? स्थिति, तो स्थिति दर्पण के पीछे है या दर्पण के आगे? तो दर्पण का सामने इधर है, दर्पण का पीछे इधर है, तो ये आपका हो जाएगा दर्पण के पीछे। तो इस तरह से हम किसी भी समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताएंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी और वस्तु के समान आकार का, दर्पण के पीछे समतल दर्पण में हमेशा जो बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। बस होमवर्क में आपको इतना छोटा सा काम है। और दूसरी चीज कि जो भी यहां पढ़ाया गया आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इसके अगले आने वाली जो टॉपिक होगी उसमें इसका काम आएगा आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी चीज कि यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।